अस्सलाम नाज़रीन, गालियाँ देना बहुत आसान होता है, किसी को कमेंट सेक्शन में आके अपनी भड़ास निकालना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर का क्या करोगे ठाकुर? जो आपका रिप्रेजेंटेटिव था, जिसको आपने वोट दिया था, जो जनरल इंचार्ज था फॉर फ्रीइंग इमरान खान, वही किसी जगह नहीं खड़े हो रहे। एक दिन वो बयान देते हैं MISI के खिलाफ, तो जेनुइनली मैं हैरान था। मैंने सलमान को ऑफ कैमरा भी कहा, मैं कि यार ये अली अमीन ही था। कहता है अली अमीन ही था। मैं कहा अच्छा। फिर वो बयान दे देते हैं कि जनाब ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये DCC क्या जुर्रत है 144 लगाने की, अवाम पे आप ये बर्बरियत मुसलत नहीं कर सकते। फिर 24 घंटे गुजरते हैं और थोड़ा सा सुकून मुझे आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये वही अली अमीन गंडापुर है। वो कहते हैं नहीं यार, असल में ना वो माई बाप थोड़ी गलती होगी। रियलिटी ये है कि ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, कोई साजिश कर रहा है अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की। 2 साल से PTI का मौक़िफ़ है, जिसको मैं कई हद तक बहुत दुरुस्त समझता हूँ, कि पाकिस्तान के डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की मेजर प्रॉब्लम्स कॉज की हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे पहले आप जिहादिस्ट तैयार करते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे आप उन्हें ख़त्म करते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे उनका रीपॉपुलेट करते हैं, बुरकस बनता है वहाँ के लोगों का। तो फर्स्ट हैंड तो चीफ मिनिस्टर KP को ये सारी बातें पता है, मेरे से बेहतर और आपसे बेहतर पता है। लेकिन उनका ये यू टर्न क्यों? और वो भी इस टाइम जहाँ पे इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आसिम लॉ है, जहाँ पे उनका बेटा कासिम अमेरिकन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए करके पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। तो अली अमीन साहब यू टर्न क्यों लेते हैं? वो यू टर्न इसलिए लेते हैं कि वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में रहते हैं। उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरे बिजनेसेस, उनका पूरा सेटअप, उनकी कौम के लोग सारे इस चीज़ को वनरेबल हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं मुल्क से, वो कहते हैं जिहाद करो जिहाद करो जिहाद करो। जो सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी जिहाद बिल्कुल करें। किसके ख़िलाफ़ करें, किससे लड़ें? आसिफ गफूर की बड़ी मशहूर लाइन है, ये उन्होंने खान साहब के दौर में गई थी, कौन सी रियासत से बदले की बात आप करते हैं, यू कैन नेवर फाइट द स्टेट। उन्होंने डिक्लेयर किया इमरान खान साहब के दौर में कि आर्मी इज़ द स्टेट। और आज PTI कह रही है कि स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ो। लड़ने को वो ये नहीं कहते कि बंदूकें उठाओ, बिल्कुल जो लोग ये झूठ उन पर डालते हैं कि जी बंदूकें उठाकर उनको मारो, ऐसा नहीं है। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ज़रूर PTI के लोगों को दिए हैं, लेकिन PTI का मेजर थ्रस्ट ये है कि आप प्रोटेस्ट के ज़रिए रेजिस्ट करो। अब अली अमीन ये बयान दे रहे हैं, साथ ही अली अमीन कह रहे हैं कि मैं KP में प्रोटेस्ट लीड करूँगा, 5 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़े जलसे होंगे। कैसे होंगे जब आपको मेजर प्रॉब्लम ऑफ योर पीपल नज़र ही नहीं आ रही? बाजोर के अंदर इस वक्त लोगों ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दी है उन एरियाज़ को जहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। उन्होंने हाथ में कुरान उठाए हुए हैं। उन प्रोटेस्ट को बाय द वे PTI की लोकल लीडरशिप ही डिलीट कर रही है। और वो नारे क्या लगा रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है, ये दहशत गर्द जनरल, वही जो टिपिकल हमने पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से नारे सुने थे। कुरान उठाए, ये नारे वो लगा रहे हैं जहाँ पे वो कुरान की कसम देना चाहते हैं फ़ौज को भी और दहशत गर्दों को भी, जनाब सीज़ फायर कर लो, तुम्हारी मेहरबानी। फ़ौज ने 2 साल में कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे वो इंडिया बैक्ड BLA हो, चाहे फितनत अल ख्वारिज TTP हो, हमने किसी को नहीं छोड़ना। और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। कैसे? पहले कोई भी ऑपरेशन KP में होता था, उसकी अनाउंसमेंट होती थी, प्लानिंग होती थी, मीडिया को कॉन्फिडेंस में लिया जाता था, आवाम को बताया जाता था। इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ ऑपरेशन हुआ है। यानी कि अब रियासत पाकिस्तान का डीप स्टेट नहीं इंटरेस्टेड पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए। क्यों? आप सोचें इसके बारे में। अगर पंजाब में आर्मी ने कोई एक्टिविटी करनी है तो वो मरियम साहिबा को नहीं बताएंगे, बिकॉज यहाँ जमहूरियत नहीं है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनी हुई है उसको इजाज़त डीप स्टेट ने दी है कि तुम गवर्नमेंट बना लो। आपको लगता है कि पंजाब में PTI की हुकूमत छीनी जा सकती थी तो KP में नहीं छीनी जा सकती थी? वहाँ पे इजाज़त दी गया हुकूमत बना लें। अली अमीन साहब ने गुफ्तगू की थी कि जनाब हम फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो KP में भी उन्होंने अली अमीन से नहीं पूछना कि हम ऑपरेशन करने लगे हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होती। वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सारी बातें सुन के यस करके सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उठ के बाहर आ जाते हैं। तो ये आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं मेरे भाई, कि हम ऐसे कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हमने ललकार दिया। किसको ललकारा? ऑपरेशन भी हो रहा है। आपको याद है जब इनिशियली ऑपरेशन अनाउंस हुआ था आसिम मुनीर के अंडर, तो वाह वेला मचा दिया था कि हम ऑपरेशन होने ही नहीं देंगे। हो गया, कई ऑपरेशन हो गए।
तो मेरा और आपका सौदा होता है सुबह दोपहर शाम, हमारा मूल लगता है और फिर हमें बेच दिया जाता है। कासिम ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा अमेरिकन चैनल को? उसने कहा कि भाई अगर कोई ऑप्शन है इमरान खान के पास रिलीज़ की तो वो अमेरिका से ही है। उसने ये नहीं कहा कि पीटीआई की लीडरशिप से तवक्को है हमें, पाकिस्तान की जुडिशरी से है, फील्ड मार्शल से। उसने अमेरिका का, क्योंकि वो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, मैं पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन उसने वो बात कर दी जो कोई भी पॉलिटिक्स को समझने वाला बंदा मानता है कि सच है, कि पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान को बहाल नहीं करवा सकती। उनमें ना वो सकत है, ना वो कोऑर्डिनेशन है, ना वो यूनिटी है। पीटीआई की एक लीडरशिप कहती है हमारे में फूट ही कोई नहीं है, दूसरी लीडरशिप कहती है टीवी चैनल पे आके कि जनाब हमारे बीच में मीर सादिक है, हमारे बीच में गद्दार बैठे हुए। तो आप दें कमेंट सेक्शन में गालियां यार, हमारा तो काम है आपको आईना दिखाना कि हमारे लीडरान जो हमारा सौदा करते हैं उनकी क्या सोच है। इस सारी ड्यूरेशन के दौरान फैसलाबाद का आज जजमेंट आनी है 9 मई की केसेस की, उमर अयूब और कई और पीटीआई के लोगों के खिलाफ। जुमे वाले दिन मुलाकात होनी है उमर अयूब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अफरीदी साहब के साथ। हालांकि उस मुलाकात का पर्पस कोई नहीं है, अफरीदी साहब कानून की हैसियत से कुछ भी नहीं कर सकते रिलीफ के तौर पे। वो बड़ी हद है एक लेटर लिख देंगे जुडिशल कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब इस मैटर को आप टेकअप करके देख लें, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं हो पाएगी अगर अरेस्ट वारंट इशू हो गए। आज के सेंटेंसिंग में उमर अयूब साहब ने कहा कि ये मुलाकात हम पेशावर में कर लें, वरना मुझे ख़तरा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो 5 के जलसे से पहले आपकी सारी टॉप लीडरशिप को दोबारा एक कटहरे में खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है जनाब आप किन में से हैं, आप कहाँ जाएंगे। हो गया जलसा, हो गया एहतजाज, हो गया प्रोटेस्ट। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अल्लाह ने पीटीआई को कई मौके दिए थे, जब अवाम उनकी लीडरशिप के साथ खड़े होके जलसे जुलूसों पे गई, वहाँ पे उनका सौदा हुआ, वहाँ से पीटीआई लीडरशिप गायब होगी। अनफॉर्चुनेटली जिस रियासत में हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे कानूनी तौर पे और ताकत के पर्सपेक्टिव से, और मैं समझता हूँ 90% मीडिया के पर्सपेक्टिव से, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वही आसिफ गफूर वाली साहब बात, नो वन कैन फाइट द स्टेट, और ये नेशन स्टेट पैराडाइम की रियलिटी है। अगर आप सिर्फ ये सुनना चाहते हैं आर्मी बुरी, नवाज शरीफ बुरा, तो सुनते रहें, जितना मर्जी सुने। अगर आपके दिल को सुकून मिलता है ठीक है, बेमायनी है ना यार। इसी सब के दौरान जब पाकिस्तान में आमरीत है तो ट्रंप पाकिस्तान के साथ डील करता है जहाँ पे 15 से 20% टैरिफ लागू होंगे और हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन पे कंपनीज लॉन्च होंगी अमेरिका की तरफ से, जो हमारे पास रफली एस्टिमेट किया जाता है 9 बिलियन बैरल्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करने में एक मेजर फाइनेंशियल मूव होती है। अब ये फाइनेंशियल मूव कब होती है, कितने जल्दी इसके रिटर्न्स आते हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। बिकॉज आप याद रखिएगा, पीडीएम वो गवर्नमेंट है, ये डीप स्टेट वो है जो पिछले 2 साल से अनाउंस करा इतने बिलियन आ गए, इतने बिलियन आ गए, इतने बिलियन आए कोई नहीं। लेकिन क्योंकि ये ट्रंप ने कहा है तो शायद हो जाए। ये अभी हमारी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ट्रंप ने कहा है कि जनाब हम यहाँ से कंपनी मुख्तस करेंगे, अमेरिका की कौन सी आएगी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करेगी। हाँ, एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है, एक्सट्रैक्शन का टाइम होता है, फिर डील्स बनती हैं। तो ओवर अ पैसेज ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब कंपनी डिसाइड होगी, पता चला है किस किस्म की डील बनी है,
कि जो ये तेल निकलना है इसमें हमें क्या रॉयल्टी मिलेगी, एक्सपोर्टर कितने राइट्स मिलेंगे, क्या लोकल कंपनी कम्पीट कर सकती है, और क्या ये सिर्फ तेल तक लिमिटेड है या इसमें मिनरल्स भी शामिल हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स एक्चुअली पाकिस्तान के ज़्यादा वैल्यूबल हैं तेल से। अच्छा, क्योंकि ट्रंप साथ ही साथ इंडिया को छेड़ता रहता है और इंडिया को वो ब्राउ बीट कर रहा है अपने लिए बेहतर डील में। अभी उन्होंने 25% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब $80 बिलियन का आप हमें एक्सपोर्ट करते हैं और 40 का इंपोर्ट करते हैं, आपने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। ब्रिक्स के आप पार्टनर हैं और रशिया से आप तेल रूबल्स में ख़रीद रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा इंडिया के ठीक ठाक डांटा है और इंडियन इकॉनमी पे उसका असर पड़ा है। रुपये इंडियन डिवैल्यू हो गया है डॉलर के बनिस्बत। फॉरेक्स मार्केट्स में ऐसे ऊपर नीचे चार्ट्स जंप कर रहे थे इन मूव्स की वजह से। और ट्रंप सिंगुलर है माइंडसेट में। कनाडा ने थोड़ी सी बात की है कि जनाब हम पैलेस्टाइन को शायद रिकगनाइज करेंगे। ट्रंप ने अभी ट्वीट कर दी है कि जनाब ओ कनाडा माय कनाडा ध्यान करो, तुम्हारे साथ डील बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप अपनी पूरी बदमाशी पे उतरा है। वहाँ पे चाइना अभी फूंक फूंक के चल रहा है। वो देख रहा है कि ट्रंप किस करवट बैठेगा। तो अमेरिकन डीप स्टेट ने भी अपनी मूव्स बना दी हैं। अब इस ट्रेड डील से नो डाउट पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगा। इंडिया जो अमेरिका को लेवरेज कर रहा था पिछले 10 साल में सारे मोदी के दौरों से और सारी बातों से, वो भी ऑफसेट होगी। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाए इंडिया के ऊपर, उन्होंने 5 इंडियन कंपनीज़ को सैंक्शन भी 6 से मुझे सैंक्शन भी लगाया है जो ईरान के साथ पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स की ट्रेड कर रही थी। यानी कि नज़र उन्होंने सब चीज़ों पर रखी हुई है। ये जो हम कहते हैं ना कि यार अमेरिका, चाइना, ये जो ग्लोबल सुपर पावर्स होती हैं ना, ये कुछ चीज़ें अगर आपकी अलाउ कर रही हैं किसी मकसद से कर रही होती हैं। ज़ियाउल हक साहब ने अफ़गान जिहाद में हिस्सा दे के न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है यार, हम अमेरिका का यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये डिसीजंस हर वक्त हो रहे होते हैं। मुझे और आपको सोल्यूशन बाइनरी दिखाया जाता है, अमेरिका ने मुदाखलत कर दी, हमने उनको ललकार दिया। ऐसे थोड़ी ना होता यार, ऐसे तो नहीं होता। अब कतन कोई इस बंदे को ये ना समझे कि जुल्म और बर्बरियत दुरुस्त है, नहीं है, वो सब गलत है। लेकिन जब कोई भी रियासत फैसले ले रही होती है कि इस रियासत को हमने बचाना है या अपनी जागीर को बचाना है, तो फिर उसके अंदर नुकसान की एस्टिमेशन लगाई जाती है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये इंडिया ने सीज़ फायर एम ही नहीं किया। जब 6-7 जहाज़ गिरे, दुनिया ने सपोर्ट नहीं दिया तो चुप करके सीज़ फायर कर लिया। अगर दुनिया सपोर्ट में खड़ी हुई होती, जहाज़ ना गिरे होते, तो कहानी कुछ और होनी थी। अभी इन्होंने ऑपरेशन महादेव किया, वहाँ से इन्होंने 3 अपेरेंटली पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट मार दिए, उन पर से पाकिस्तानी चॉकलेटें भी निकाल दी। तो उसके बाद कोई ऑपरेशन क्यों नहीं लॉन्च किया पाकिस्तान पे? अब तो एविडेंस है तुम्हारे पास कि तुमने पाकिस्तानी पकड़ के मार दिए, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया सपोर्ट नहीं करेगी। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूँ सिचुएशन है। और ट्रंप ने एक और हरकत की है जहाँ पे उन्होंने ईरान पे दोबारा स्वीपिंग सैंक्शंस लगा दिए। पहले उन्होंने B-2 बॉम्बर से उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटियाँ उड़ाई और ट्रंप ने कहा सारी तबाह कर दी हैं। जब रिपोर्टें सामने आई कि सारी तबाह नहीं हुई तो ट्रंप ने डबल डाउन किया, नहीं हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, अब सैंक्शंस लगा रहे हो। अगर सब कुछ तबाह हो गया तो सैंक्शन क्यों लगा रहे हो? बिकॉज नहीं हुआ तबाह। आपकी एरियल सुपीरियरिटी जितनी मर्जी हो, आप हर चीज़ को निस्तो नाबूद नहीं कर सकते। लोगों के पास सेकेंडरी ऑप्शंस होती हैं। टर्की ने जब भी बॉम्ब टेस्ट किया है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ा डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी में, खौफनाक है वैसे अगर आप वो देखें। तो हर मुल्क अपने नेशन स्टेट को डिफेंड करने के लिए फार्मूले हरबे लगा रहा होता है, वो वेला नहीं बैठा होता। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की आवाम का हर चंद साल बाद सौदा किया जाता है और ज़ख़म आज़म भुगतते हैं। अब इस सारी ड्यूरेशन के दौरान एक बारीक कार्रवाई डालेगी जो हमारी जेबों को अफेक्ट करती है। 5% जो टैक्स इम्पोज किया गया था ऑन फॉरेन टेक कंपनीज़, वो हटा दिया गया ताकि बिलियंस ऑफ रेवेन्यू जो हमने जनरेट करना था उस टैक्स से वो ख़त्म हो जाए और फॉरेन टेक कंपनीज़ को एक डिसप्रपोर्शनेट एडवांटेज मिलता है, क्योंकि लोकल टेक कंपनीज़ पे तो नए टैक्सेस लगे थे सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर। अब ये किया गया है सारा FDI की मदद पे कि देखिए हमने टैक्स हटा दिया है तो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और क्यों आएगी पाकिस्तान में यार?
और कोई वजह होए ना, कुछ ग्राउंड पे होए, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होए, शहद की नदियाँ बह रही हैं, अमन व अमान है, लोगों की परचेस पावर है, आपकी इंडस्ट्रीज चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो एफडीआई क्यों आएगी? कोई पैसा ज़ाया करने का तो नहीं लगाता ना। अभी तक जो मेजॉरिटी हमें रिलीफ मिली है नेशन स्टेट की तरफ से, वो रोल ओवर्स के शक्ल में मिली है कि जेड़ा सी पैसा उन्होंने देना सी होगा, चाहे इस साल ना दो, अगले साल दे दो, सानू सिर्फ सूद दे दो इस साल। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन सरकार मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे और आपको बेवकूफ़ बनाती रहती है। एक आर्म्स रेस इंडिया और पाकिस्तान की शुरू होते हुए नज़र आ रही है, जो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमारे JF-17, J-10C और इंडिया के राफ़ेल के परचेज से स्टार्ट हो गई थी। इंडिया एक नई सबमरीन भी लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान भी नेवल में इन्वेस्टमेंट अपनी हैवी कर रहा है। अब इंडिया ने एक प्राले PRALAY मिसाइल टेस्ट की है, जो बेसिकली उनको चांस देती है कि एक डीप स्ट्राइक वो पाकिस्तान के अंदर कर सकें। पाकिस्तान का इसका जो नसर है, हतफ रॉकेट है, वो ऑलरेडी इसका काउंटर एग्जिस्ट करता है, जो न्यूक्लियर पेलोड लेके जाता है। ये इंडिया पाकिस्तान वॉर है ना, जो आपका थ्रेशोल्ड था वो चेंज कर दिया था न्यूक्लियर वॉर का, उन्होंने नई रेड लाइन डिफाइन कर दी थी। तो दुनिया पोलराइज दर पोलराइज हो रही है, और हम अपने मुल्क के अंदर पोलराइज हो रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और जो हमारे साथी ये समझते हैं कि जनाब करप्शन ख़त्म हो गई थी खान साहब के दौर में, तो मैं एक ऑडिट रिपोर्ट बताता हूँ। 354 बिलियन की इरेगुलरिटीज़ हैं केपी लोकल गवर्नमेंट्स में 22 साल के ऊपर, यानी 22 साल के ऊपर 350 अरब रुपए सिर्फ केपी लोकल गवर्नमेंट्स की इरेगुलरिटीज़ में गबन हो गया। लोकल गवर्नमेंट छोटे मोटे मुलाजम, हारी वड्डे नहीं हत्थ पाया सी, असी आईली कोहिस्तान स्कैंडल की गल नहीं की थी, सिर्फ छोटे मोटे मुलाजमीन ये काम कार्रवाई डाल चुके हैं। और इसमें से डिपार्टमेंट कितना रिकवर कर चुका है? ओनली 3.2 बिलियन, यानी 350 अरब में से सिर्फ 3 अरब रुपया रिकवर हुआ है। यार ये मेरा और आपका पैसा है भाई। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी जेब से जो चोर है, जो पैसा निकाल रहा है, वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, भाई हमारी जेब से पैसा जा रहा है। मैं एक अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर मोबिलिंग घटिया सर्विस प्रोवाइड करे तो आप ब्रांड चेंज कर लेते हैं। हमारे यहाँ मोबिलिंग के लिए हमारे को एहसासात, जज्बात मुख्तलिफ नहीं है। नहीं, मोबिलिंग नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान में, अगर मैं मोबिलिंग की अंधी तकलीद नहीं करूँगा तो मसला हो जाएगा। जो मसाया कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर हमें डाला जाता है बार बार, भाई आप खुद मसीह हैं, नबूवत के सेंस में नहीं यार, कोई इसका गलत मतलब नहीं। मसीह से मुराद है आप खुद सेवियर हैं अपनी ज़िंदगी के। मेहनत करें, चैलेंज करें सिस्टम को, कानूनी रास्ता अपनाएं, आवाज़ उठाएं, खुद करें, किसी के डायरेक्शन पे ना करें। आप बैंकर हैं, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में चोरी नज़र आती है, आप आवाज़ खड़ी करें। आप वकील हैं, आपको कोर्ट में चोरी नज़र आती है, आवाज़ खड़ी करें। आप रिटेलर हैं, आप टैक्स की चोरी देखते हैं, आवाज़ खड़ी करें। कोई आपके लिए आवाज़ नहीं खड़ी करेगा। बाजोर के लोग आज खुद जाके ऑपरेशन खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही। अपनी मदद आप खुद मुख्तार हुए। वो इकबाल का शेर है, खुद ही का सर बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो भाई अपना लेवल ऊपर करें। ये टगे टोकरी लीडरों के पीछे रह के हमने जो ज़लील और रुस्वा होना है, बेहतर ये कि हमदा मुकदमा खुद लड़ें, खुद रखें। और टगे टोकरी लीडर, मैं इनकी हैसियत आपको बता दूं, हम एक सियासतदान की मिसाल से आपको समझाते हैं। शेख रशीद के बारे में इमरान खान कहते थे कि ऐसे लोग अल्लाह करे मेरी पार्टी में कभी ना हो। मैं इसको एक मज़हब अंदाज में बात कर रहा हूँ। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ भी किया, परवेज़ लाई के साथ बारे में सुनहरे अल्फाज बोले। अच्छा, ये गाली बाय द वे दोनों बंदों के लिए होती है, ये PTI के लिए भी है, शेख रशीद के लिए भी है, कि एक बंदा तुम्हें इतना जलील कर रहा है फिर भी तुम उससे जाके हमायत कर रहे हो, और अवाम के मफाद के लिए हमायत नहीं कर रहे होते, अपनी पावर के लिए कर रहे होते। मतलब परवेज़ लाई साहब PTI में इसलिए शामिल है कि उनके दिल में अवाम की मोहब्बत जागी। वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, तब मोहब्बत नहीं जागी, अब जागी। उन्होंने सोचा कि ये पॉलिटिकल मूव बेहतर है। अभी कहाँ पे हैं जब नज़र आ रहा है कि PTI का मुस्तकबिल नहीं है, वो बीमारी की हालत में बैठे हुए हैं, उनका बेटा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है।
तो जिन लोगों के पास गंवाने को कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर, वो हमें कहते हैं रोज़ दाव पे हर चीज़ लगाओ, रोज़ दाव पे हर चीज़ लगाओ। ऐसे नहीं होता। रियासत को बेहतर करने में 90 दिन नहीं चाहिए होते, जनरेशन्स चाहिए होती हैं। जमहूरियत की स्ट्रगल पाकिस्तान में भी शुरू हुई है और आप कहते हैं रिजल्ट सुबह आ जाए। या तो आप सोशल मीडिया कंज्यूम कर करके अपने दिमाग को फ्राई कर चुके हैं, या फिर आपको कभी प्रॉब्लम का सलूशन समझ नहीं आया था। जमहूरियत की मांग पहले घर से शुरू होती है, जहाँ पे माँ को, बहन को, भाई को जायदाद में सही ट्रीट किया जाए, मुशावरत से फ़ैसले हों, शादियाँ मुशावरत से हों, बच्चों की तालीम की क्या चॉइस होनी है मुशावरत से हो। वहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है। ओवरऑल सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। फिर फैमिली बड़े लेवल पे होती है कि ताया अबू सब पे फैसले मुसल्लत नहीं कर रहे, मशवरे हो रहे हैं। उसके बाद इलाके में होती है, उसके बाद जाके सुपर स्ट्रक्चर बनता है। टॉप डाउन अप्रोच नहीं काम करती पॉलिटिकल सिस्टम्स में, नहीं मानते। पूरे मुल्क में आपका जुडिशल निज़ाम है। आप आज सुबह अदल लागू कर दें, रूल ऑफ लॉ लागू कर दें, आपका जिरगा सिस्टम नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि अवामुन नास के अंदर आपने ये ही नहीं समझाया कि ये जुडिशल सिस्टम जिरगा सिस्टम से बेहतर क्यों है। 1947 में मुल्क तो बन गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो मॉडर्न जुडिशरी है वो क्यों ज़रूरी है। अवामुन नास को एजुकेट नहीं किया, उसमें उनको एजुकेट नहीं किया कि थाने में क्या स्ट्रक्चर होता है। और आप आज भी नहीं कर रहे, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। किसी चीज़ का ऑनलाइन पोर्टल बना देना, एप्लीकेशन बना देना, ये नफ़ नहीं होता। पहले बताना होता है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है आपने इस्तेमाल। तो जो वक्त रियासत ने हमारी तालीम, एजुकेशन, ग्रोथ पे स्पेंड करना था, वो उस वक्त को स्पेंड करते हैं प्रोपेगेंडा करने पे, ताकि वो हमें कायल कर सकें कि हम उनके मौक़िफ़ को कुरानी हर्फ समझ के तस्लीम करें और अपना जान और माल दाव पे लगा दें। आप लगाना चाहें, यह आपका हक़ है। आप अपने माल को आग लगा दें, जान को लगा दें, यह आपका हक़ है। लेकिन आपको सच बताना, ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।